नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपको बताएंगे बड़ी खबरें। आपको बता दें कि बुलेटिन में हम आपको प्रदेश की 5 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे जुड़ा है। सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की, जहां जालौन में एसीबी ने सिरोही में बड़ी कार्रवाई की है और फूड इंस्पेक्टर और दलाल को 17,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दूसरी बड़ी खबर है जयपुर से, जहां साइबर ठग ने अपने हथकंडे अपनाते हुए ठगों ने 2 युवकों के बैंक खातों से सेंध लगाकर बिना ओटीपी शेयर किए ही उनके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से 66,000 रुपए निकाल लिए। वहीं तीसरी खबर कोटा से है, जहां पर जल्द पानी वाली ट्रेन शुरू होने वाली है। इसके लिए ट्रेन के 100 टैंकर वैगर तैयार किए जा चुके हैं ताकि पानी की किल्लत से निपटा जा सके। और आखिरी खबर है गर्मी की, जहां प्रदेश भर में लोग बढ़ती तापमान से परेशान हैं। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है और इस बढ़ती धूप से और जलन से हर किसी को परेशानी हो रही है। बढ़ती धूप की वजह से अब लोग इंतजाम कर रहे हैं कि आखिर किस तरह बढ़ती गर्मी से बचा जा सके। आपको बता दें कि जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है, दोपहर में सड़कें सूनी पड़ी रहती हैं, तो वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के इंतजाम भी कर रहे हैं। जयपुर में साइबर ठग लगातार नए हथकंडे अपना रहे हैं और लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जयपुर से, जहां पर साइबर ठग ने हथकंडे अपनाते हुए 2 युवकों के बैंक खातों से बिना ओटीपी नंबर शेयर किए उनके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से 66,000 रुपए ठग लिए। पहली ठगी गोकुल निवास ओम प्रकाश नेहरा के साथ हुई, जिनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया, लेकिन पीड़ित ने किसी को भी अपना ओटीपी शेयर नहीं किया। बावजूद इसके दोबारा एक मैसेज आया, जिसमें मैसेज आया कि उनके अकाउंट से 38,466 रुपए निकाले गए हैं। इसी तरह का इमरान खान के साथ एक मामला हुआ। ठगी करने के बाद क्रेडिट कार्ड से 27,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित ने शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 2 युवकों को ठगी का शिकार बनाया ठगों ने और उनके अकाउंट से रुपये निकाल लिए गए। अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती है जब बैंक कर्मचारी भी लोगों को सूचना देते हैं कि किसी के साथ भी अपना ओटीपी शेयर न करें, लेकिन यहां जो मामला आया वो बिल्कुल अलग है। पीड़ित ने किसी भी तरह का ओटीपी शेयर नहीं किया, बावजूद इसके उनके अकाउंट से रुपये काट लिए गए, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत की गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी और जांच में ठग पकड़ा जाएगा। तो साइबर ठगों के हौसले किस तरह बुलंद होते जा रहे हैं, ये खबर उसकी बानगी। एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि 2 व्यक्ति के साथ उनके अकाउंट से रुपये निकाल लिए गए बिना ओटीपी शेयर किए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ सीधे जयपुर से जुड़ चुके हैं। विशाल, अक्सर ये जानकारी दी जाती है कि कर्मचारी अपना ओटीपी शेयर न करें, किसी के मोबाइल पर भी यदि अनजान नंबर से ओटीपी आता है तो उसे शेयर न करें, लेकिन यहाँ जो मामला आया वो बिल्कुल उसके उलट है। ओटीपी शेयर नहीं किया गया, बावजूद इसके अकाउंट से रुपये कट गए। पुलिस का क्या कुछ कहना है, इसकी क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल हमारा लाइव करने का मकसद भी यही है, क्योंकि भले ही ठगी ज़्यादा ना हो, सिर्फ 66,000 रुपये की है, जिस पर ये भी बता दें कि पुलिस भी कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं करेगी इस मामले में, ये भी पता है हमें। लेकिन हमारा मकसद ये है कि इस बार जब बैंक कर्मचारी, बैंक अधिकारी ये तक कहते हैं कि आप किसी के साथ ओटीपी शेयर ना करें, यदि आपके मोबाइल पर किसी तरह का लिंक आता है उसको भी ओपन ना करें, और किसी प्रकार का जो ओटीपी आता है किसी के साथ वो नंबर शेयर ना करें। जब ओटीपी नंबर भी शेयर नहीं किया गया तो फिर राशि कैसे बैंक अकाउंट से कट गई। ऐसे में सबसे बड़ी बात होती है कि जिस जगह वारदात हुई है वो जगह एक ही है, 2 व्यक्ति है, 2 अलग अलग बैंक खाते हैं, लेकिन राशि लगभग ही आसपास की है कि किसी की 33,000 है तो किसी की 28 से ज़्यादा है।
ऐसे में कहीं ना कहीं एक से वारदात साइबर ठगों द्वारा एक ही जगह पर देना कहीं ना कहीं मिली भगत का आदेशा जाहिर करती है, क्योंकि कहीं ऐसी वारदातें पहले भी सामने आई है जिसमें लाखों रुपए की साइबर ठगी हुई थी, जिसमें बैंक जो कर्मचारी है वो इस मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे में एक ही जगह पर सिर्फ 66,000 रुपए की ठगी होना और साथ ही बिना OTP के आधार पर बैंक अकाउंट से राशि ट्रांसफर हो जाना एक बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता को अब और ज्यादा जागरूक रहना पड़ेगा। साथ ही इस मामले में जब बात की जाती है कि साइबर ठगी की बात होती है तो लाखों रुपए से ज्यादा साइबर ठगी होती है तो साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज होता है। उसके बाद पुलिस मौका मुआयना करती है और जांच पड़ताल पूरे मामले करती है, तब जाकर आरोपी शिकंजे में आते हैं। लेकिन 66,000 का कहीं ना कहीं भले ही शिकायत प्रतापनगर थाने में दी गई हो, लेकिन इस पूरे मामले पर कह सकते हैं कि पर्दा ही डाला जाएगा, क्योंकि 66,000 रुपए की नकदी भले ही जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के नज़र से वो कम है, जिसके चलते इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन रिपोर्ट जरूर परिवाद के रूप से ली जाएगी, ताकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच करेंगे। लेकिन खासतौर पर जांच किस हद तक जाती है हमें भी पता है, क्योंकि साइबर ठग नित नए हथकंडे अपनाते हैं। उस हथकंडे का आज ये है कि एक नया हथकंडा ये है कि बिना OTP के आधार पर ही वो ट्रांसफर रुपए कर लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं साइबर ठग है जो अपना नया नजरिया पेश करता है, लेकिन इस बीच जब पुलिस उस तक पहुंचती है तो वो नया हथियार आगे अपने साथ तैयार रखता है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस को और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, उनके खिलाफ ऐसी प्रभावी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। साथ में जो गैंग है इनसे जुड़ी हुई उन तक पहुंचना, बड़ी मसलों तक पहुंचना राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि ये जो दूसरे बाहरी राज्यों से ठग है वो कहीं ना कहीं बड़े पढ़े लिखे भी होते हैं, कोई अनपढ़ भी नहीं होते हैं, लेकिन वो OTP के आधार पर जब ऐसे ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं तब सामने आता है कि कहीं ना कहीं किसी चीज का इन्वॉल्व होगा। लेकिन जब बिना OTP के आधार पर दो ठगी की वारदात हो जाना कहीं ना कहीं सवाल निशान जरूर खड़ा करता है। साथ ही जो साइबर ठग यदि पुलिस पकड़ भी लेती है तो उन तक कैसे और बाकी बड़ी मछलियों तक पहुंचा जाएगा, किस तरीके से उन्होंने बिना OTP से पैसे ट्रांजैक्शन कर लिए, जबकि भनक तक नहीं लगने पाई। जब OTP मैसेज आता है कि आपके पैसे ट्रांसफर हो गए, तब जाके परिवादी को, पीड़ित को पता चलता है कि मेरे अकाउंट से पैसे कैसे गायब हो गए, जबकि ना किसी का फोन आया था, ना किसी प्रकार का OTP आया था। ऐसे में बिल्कुल विशाल, जैसा कि आपने बताया कि ये मामला पहला है और 2 लोगों के साथ ये हो चुका है। अब आगे पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है और कितनी एक्शन में आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो वहीं प्रदेश की भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रदेश के कई शहरों में पेयजल का संकट भी गहराता जा रहा है। इन शहरों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए कोटा रेल मंडल के माल डिब्बा मरम्मत कारखाने में रेल कर्मचारियों ने 100 बैगन तैयार करना शुरू कर दिया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस बैगनों को पीने के पानी में भरकर मारवाड़ क्षेत्र में भेजा जाएगा। इस काम को करने के लिए रेलवे अधिकारियों से लेकर कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कारखानों में मॉडिफाई किए जा रहे इस टैंकर बैगन में पानी की क्षमता 44,000 रुपये लीटर है। मुख्य कारखाना प्रबंधन मनीष गुप्ता ने कहा कि एक रैक 50 बैगरों का होगा, जिसको जल्द ही पूरा करके यहां से रवाना किया जाएगा। साथ ही बताया गया कि इसमें तमिलनाडु, चेन्नई, लातूर और अन्य शहरों में टैंकर बैगन तैयार किए जाएंगे। वहीं कोटा से भी चंबल का पानी भरकर भीलवाड़ा, बूंदी सहित कई शहरों में जाएगा, जिससे लोगों की प्यास बुझेगी। और पाली मारवाड़, जहां पर ये भगत की कोठी है, जहां पर ये वैगन चलेंगे, वहां पर अभी पीने के पानी के हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डबल शिफ्ट करके रोज़ 16 वैगन जो हैं हम लोगों ने तैयार किए हैं। तो पहला रेक मुझे उम्मीद है 12 या 13 तारीख को हमारे कारखाने से निकल जाएगा, और जो दूसरा हम लोगों के पास में जो रेक आया है वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले हफ्ते तक उसको भी निकाल दें। और कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से ये बैगर बनाए गए हैं, इसमें कितना पानी आएगा एक बैगर में, और इसके साथ ही ये कौन कौन से वो जिले होंगे जहां पर ये जाएंगे?
मोनिका, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज राजस्थान के दर्शकों को यह बता दूं कि कोटा देश का पहला ऐसा जिला है जहां पर इस तरह के वैगन तैयार किए जा रहे हैं। ये वैगन उन मालगाड़ी के उन डब्बों में से तैयार किए जा रहे हैं जिनमें से खाने का जो तेल था वो जाता था। अब उन डिब्बों को पानी ले जाने के लिए यहाँ पर सप्लाई के तौर पर इन डिब्बों का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जो एक वैगन है, एक वैगन में 54,000 लीटर पानी यहाँ पर इसकी क्षमता होगी, इतनी क्षमता से ये पानी ले जाएगा। एक ट्रेन में अगर बात की जाए तो 50 वैगन होंगे। ऐसी 2 ट्रेनों को तैयार करने का जो ऑर्डर है वो मारवाड़ से कोटा जो रेल मंडल है उसको मिला है। लगभग अगर बात की जाए तो अब तक जो काम है पहली ट्रेन का वो लगभग पूरा भी हो चुका है और ये ट्रेन कल या परसों में मारवाड़ के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान पर जाएगा ये बात अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है कि कहां से जाएगा, मगर जिस तरह राजस्थान में भीषण गर्मी का माहौल है और जिस तरह से पानी का पेयजल का संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे ये वैगन कहीं जो जनता को कहीं काफी हद तक मदद देंगे। इसलिए यहाँ के कोटा रेल मंडल ने दिन रात एक कर इन वैगनों को तैयार किया है। अगर एक वैगन को तैयार करने का टाइम अगर लिया जाए तो 12 से 15 घंटे इस वैगन को तैयार करने का समय मोनिका इसमें लगता है। सबसे पहले इनको स्टीम और भाप दी जाती है। 8 घंटे भाप में इनको रखा जाता है और उस भाप से जितनी भी चिकनाहट और जो अन्य तरह की जो मिलावटी पदार्थ जो और जो कचरा जो जमा होता है वो इसे जो स्टीम दी जाती है उससे निकल जाता है। उसके बाद में जो रेलवे मंडल के कर्मचारी हैं जो इस वैगन में अंदर उतरते हैं और अंदर इसमें ढंग से सफाई करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीने का जो पानी जाएगा उसमें किसी तरह की कोई अशुद्धता ना रहे। उसी शुद्धता को ध्यान में रखने के लिए इनकी पूरी तरह से यहाँ पर सफाई की जाती है, जिसमें 12 से 15 घंटे लगभग लग जाते हैं। उसके बाद में ये जो पानी इसमें भरा जाता है इन वैगनों में और उस पानी भर को लैब में उसको टेस्ट किया जाता है। उस टेस्टिंग के बाद में ये वैगन पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद में जिस तरह से जहाँ भी पीने का पानी का संकट होगा ये वैगन वहाँ पर जल की आपूर्ति करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है मोनिका, जब कोटा में इस तरह का काम हुआ हो। पहले भी तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत कई जिलों में, प्रदेश के कई इलाकों में और देश के कई राज्यों में इस तरह के जो टैंकर हैं वो भेजे जा चुके हैं, जिनसे पानी की सप्लाई में कहीं ना कहीं मदद मिली है। सबसे बड़ी बात यह है मोनिका कि अगर कोटा में जिस तरह से रेल के कर्मचारी इस काम को कर रहे हैं तो उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि पानी की आपूर्ति जल्दी से जल्दी उन प्रदेशों में खत्म हो और उन जिलों में खत्म हो जहां पर पानी का संकट आया हुआ है। तो ये सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं और ओवर टाइम करने के बाद में लगभग 1 गाड़ी अभी तक तैयार हो गई है जो मारवाड़ से इनको मिली थी। अब ये कल या परसों के दिन ये मारवाड़ जाएगी। अब इसमें पानी कहां से भरा जाएगा मोनिका, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। जी मोनिका। बिल्कुल राजेंद्र, जैसा आपने बताया कि इससे लोगों की प्यास बुझेगी और बहुत सहायता भी मिलेगी लोगों को। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सिरोही के जावल में डेयरी संचालक से रिश्वत मांगने के मामले में फूड इंस्पेक्टर विनोद शर्मा और दलाल चपरासी को जालोर एसीबी ने गिरफ्तार किया है। आरोपी फूड इंस्पेक्टर विनोद शर्मा पीड़ित डेयरी संचालक को सैंपल न लेने के एवज में पिछले 6 महीने से परेशान कर रहा था। इस मामले में पीड़ित ने जालोर एसीबी को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद एसीबी ने फूड इंस्पेक्टर शर्मा और दलाल चपरासी को 17,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर विनोद शर्मा के खिलाफ पहले भी सिरोही के आबू रोड में और स्वरूपगंज में रिश्वत मांगने का आरोप लगा था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों का आरोप पर हाथ था, जिस वजह से उसके हौसले बुलंद हैं। कई बार लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ को शिकायत दी, लेकिन फूड इंस्पेक्टर की बीमारी का हवाला देते हुए सीएमएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां शर्मा ने 22,000 रुपए की रिश्वत ली थी, जिसके आरोप में एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं जब रिश्वत ली जाती है काम के एवज में
और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती जब तक उन्हें रंगे हाथों एसीबी गिरफ्तार न कर ले। इसके पीछे की क्या वजह है कि बार बार शिकायत होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? देखिए, बार बार शिकायत होना और इन आरोपियों के खिलाफ पहले भी मामले सामने आना एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि जब विशेष त्यौहार जैसे होली हो चाहे दिवाली हो, ऐसे में कहीं ना कहीं फूड इंस्पेक्टर होते हैं, वो प्रतिष्ठानों पर एक के बाद एक कार्रवाई करते हैं जहां पर टेबल के नीचे से पैसे लेने की बात सामने कहीं बार आती है, लेकिन पुख्ता तौर पर सबूत नहीं होने के चलते ऐसी भी कार्रवाई नहीं कर पाती है। ऐसे में एक परिवादी द्वारा, जिसको 6 महीने से एक जो फूड इंस्पेक्टर है जो विनोद शर्मा नाम बताया जा रहा है, इसके अलावा जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है विशाल सिंह, उनकी ओर से 6 महीने से 22,000 रुपए की रिश्वत की पेशकश की जा रही थी, जिसके चलते परिवादी ने पहले एसीबी मुख्यालय जयपुर में फरियाद लगाई। उसके बाद एसीबी मुख्यालय की ओर से जालोर इकाई को इसकी सूचना दी गई। जालोर इकाई ने सिरोही में इस इंस्पेक्टर को ट्रैप किया था और ट्रैप के आधार पर जिसको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था उसको भी ट्रैप किया। 22,000 रुपए की उसकी मांग की गई थी और 17,000 रुपए केस लेते उनको कह सकते हैं कि ट्रैप किया गया। लेकिन इस बीच ईमानदारी इन्होंने ऐसी दिखाई कि घुसखोर अधिकारियों ने कि 5,000 रुपए वापस उस परिवादी को दे दिए गए। ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रैप की कार्रवाई के बाद जो फूड इंस्पेक्टर है, जो वहाँ पर कार्यालय है, वहाँ पे भी एक तरह से कहें कि हड़कंप सा मच गया। जो भी अधिकारी थे उनके भी कान खड़े हो गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनसे पूछताछ होगी, इनके आवास और अन्य ठिकाने हैं वहाँ पर भी ऐसी भी कार्रवाई जारी है। किस तरह से कुछ नकदी मिलती है या ऐसे जमीनों के कागजात, बेशकीमती जमीनों के कागजात मिलते हैं, वो देखने की बात होती है। क्योंकि एसीबी का जाल जिस तरह से अभी तक ताना बाना बुना जा रहा है, जो भी अधिकारी हैं एक तरह से कहें कि लगातार ट्रैप होते जा रहे हैं। बड़े से बड़े अधिकारी, कुछ दिन पहले जयपुर में सीईओ को ट्रैप किया गया था, जिस तरह से 5 लाख रुपए की रिश्वत ली थी, उसके बाद 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का वो मालिक लिख रहा है। भले ही आज वो फूट कर रोक रहा हो, लेकिन कुछ दिन पहले उसी ने एसीबी कार्रवाई जब ट्रैप की थी, उसी ने एसीबी को ही धमकाया था। ऐसे में कहीं ना कहीं इन जो घुसखोर अधिकारी है उनके हौसले जरूर बुलंद है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका एक ही हथकंडा है। जिस तरह से घूस लेकर वो उस टेबल के नीचे से घूस लेकर रिश्वत का पैसा लेकर वो कहीं ना कहीं अपने आप को धनाढ़ी जरूर बनाते हैं। उनके बिना पैसे के वो काम जरूर नहीं करते, लेकिन इनके पीछे एसीबी का डंडा पड़ता है तो कहीं ना कहीं इनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। यही वजह है कि एसीबी एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, चाहे फूड इंस्पेक्टर हो, इसके खिलाफ जो पहले मामले आए थे अब उनको लेकर भी एसीबी पूछताछ करेगी। बिल्कुल विशाल, और एसीबी ने जो कार्रवाई की है वो वाकई सराहनीय है, और यदि इसी तरह लगातार कार्रवाई करते गए तो निश्चित तौर पर रिश्वतखोरी का जो ये खेल है ये एक ना एक दिन जरूर खत्म होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। लू के थपेड़ों के साथ बढ़ती तपन से आम जनता बेहाल है, और इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आगे भी भीषण लू के साथ गर्मी का अलर्ट जारी किया, जिससे आगामी दिनों में भी गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। राजस्थान में बरस रही आग, 10 जिलों में लू का अलर्ट। सबसे गर्म रहा श्री गंगानगर, गर्मी से झुलस रहा जयपुर जोधपुर। अप्रैल महीने में ही राजस्थान में आसमान से आग बरसने लगी है। राजस्थान के कई इलाकों में गर्मी का प्रकोप पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। आलम यह है कि राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। गर्मी के चलते पूरा जनजीवन रेगिस्तान के इलाकों में अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें दोपहर के समय सुनसान नजर आ रही हैं। वहीं लोग इस गर्मी से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जैसे सर्दी ने परेशान किया ना, लग रहा है गर्मी भी इस बार उससे ज़्यादा परेशान करेगी। मतलब ऐसी गर्मी तो देखी नहीं। अभी आपका अप्रैल भी शुरू हुआ है और लगभग 42-43 डिग्री तो बताते हैं। मुझे तो लगता है 45 से ऊपर ही पहुँच गया है पारा इस बार। तो बहुत ही मुश्किल है गर्मी में। उसके हिसाब से देख रहे हैं, पेपरों में आ रही है पानी की किल्लत हो रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। इसके अलावा और भी बहुत दिक्कतें हैं। अब देखिए जो है इसी में हमको गर्मी झेलना है, करना ही है। आमतौर पर इस तरह की गर्मी यहाँ मई जून महीने में देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार 1 महीने पहले ही गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गर्मी से बचने के लिए यहाँ के लोग सुबह और शाम को ही घरों से निकलते हैं। ऐसे में शहर और बाजारों के व्यस्ततम मार्गों के साथ हाईवे मार्ग भी भीषण गर्मी के कारण सुनसान नजर आ रहे हैं। तो
ये है, गर्मी अभी जून जुलाई जैसी गर्मी अभी पड़ रही है और लोग निकले ही 2 साल बाद है गर्मी में, क्योंकि पिछले 2 साल से लॉकडाउन था। गर्मियाँ आती थी, घर पे बैठे रहते थे, पता ही नहीं चलता था कि गर्मियाँ भी चल रही है। अब 2 साल बाद गर्मी में बाहर निकले हैं तो ज़्यादा गर्मी लगने लगी है और सुनने में आ रहा है पिछले 2-3 साल में और ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो उसके लिए अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो चाहे गन्ने का जूस वगैरह पियो, उनसे कुछ खास असर हो नहीं रहा। बस 2-5 मिनट के लिए ठंडक मिलती है, बाकी वही बात हो जाती है 2 मिनट बाद। गर्मी इतनी भयंकर है कि दोपहर में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। दोपहर में जरूरी काम से निकलने वाले लोग नींबू पानी और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं गर्मी से बचने के लिए लोग मुंह पर कपड़ा ढके हुए भी देखे जा सकते हैं। इधर तो गर्मी एकदम भयंकर आकर लेके आया है। गर्मी पता नहीं भविष्य में कितना और तेज होगा, अभी से ही सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटे में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में पारा तेजी से ऊपर जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज हीट वेव चलने की आशंका जताई गई है। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अप्रैल महीने में अमूमन 38 से 40 डिग्री तक का तापमान रहता है, लेकिन इस तरह की गर्मी को देखते हुए अंदेशा जताया जा रहा है कि आगामी मई-जून महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी और पारा 50 के पार पहुंच जाएगा। गर्मी का सितम अब बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी अब लोगों को जलाने लगी है। राजधानी जयपुर की अगर बात करें, राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 40 के पार पहुंच गया है। वहीं राजस्थान के अलग अलग शहरों की बात करें तो वहां भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट 10 शहरों में जारी किया गया है। जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, लोग गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा तो जरूर लेते हुए नजर आ रहे हैं। घरों में एसी और पंखे पूरी तरह से जो है फैल हो चुके हैं। मौसम विभाग की माने तो आगामी 2 से 3 दिन में गर्मी में और बढ़ोतरी होगी और तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ ही ये गर्मी अब लोगों को जलाने लगेगी। बहरहाल मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि इस गर्मी से बचने के लिए लोग किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कैमरा पर्सन निर्मल शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।